भारत के एक छोटे से गांव में हाफिज़ कुरान लड़की थी, मगर जब इस लड़की की मौत हुई और लोग दफन करने के लिए इसे कफन पहनाने लगे, मगर हैरानी की बात ये थी कि इसके कफन पहनाते ही बार बार फट जाती और आग लग जाती। काफ़ी वक्त ऐसा ही चलता रहा, इसे कफन पहनाया जाता मगर फौरा कफन फट जाती या तो आग लग जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूरन बगैर कफन लड़की को दफनाने लगे। इससे भी हैरानी की बात ये थी कि इसकी कब्र जहाँ भी खोदा जाता वहीं पानी भरा हुआ था, हालांकि कब्रिस्तान खुशक इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया नहीं था। मोहल्ले वाले ये सब देखकर एक बड़े मुफ्ती साहिब को बुलाया, मगर जब इस मुफ्ती साहिब ने लड़की को हाथ लगाया तो सबके पावन तले से जमीन निकल गई। आखिर मुफ्ती साहिब ने इस लड़की में क्या देख लिया, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। और ये सबक अमज वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। ये कहानी इस हाफिज कुरान लड़की की सहेली कुछ इस तरह बयान करती है कि हमारे महल्ले की ये सबसे ज्यादा नेक और पाक किरदार लड़की थी, जिसका नाम रूबीना था। वह लड़की इतनी ज्यादा नेक थी कि जब हमारे महल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वो लोग रूबीना को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अजान दे दो, शायद इसकी अगली मंजिल आसान हो जाए। और लोग रूबीना से मग़फ़िरत की दुआ करवाते थे। रूबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कज़िन भी, और हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन आज जब वो खुद इस दुनिया से चली गई तो इसके साथ क्या हो रहा था ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाक़या हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाक़या था जो आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रहता है, लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से जग गए। और रूबीना आज भी हम सब के लिए एक सवाल बनकर रह गई। वो कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी ही नहीं होती। रूबीना की एक बहन रूबी भी थी जो बिल्कुल भी इस जैसी नहीं थी, अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी वो हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती है। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं भी रूबीना की उम्र की ही हूँ। रूबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वो नीचे वाले घर में रहते थे, और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा घर एक ही घर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था, वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ और रूबीना की माँ के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, लेकिन रूबी की यानी रूबीना की बहन की किसी के साथ भी नहीं बुनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। रूबीना की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है। मेरी माँ समझाती थी कि वह भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। रूबीना पर इसकी दादी का असर था। इसकी दादी भी नेक और परहेज़गार थी, वह बहुत अच्छी औरत थी। रूबीना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो इसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए रूबीना को ले जाते थे और इसको कहते थे कि दुआ किया करे। वह अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनाहगार सी बंदी हूँ, क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती तो किसी और का क्या करूँगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जैसी इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियाँ किस तरह की हैं, अपनी बहन को ही देख लो। वह कहने लगी कि तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, और ये बात उम्मी अब्बू के कानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती, तो इसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल
गया कि मैंने इसकी शिकायत की है तो हम दोनों की जिंदगी में और भी ज्यादा नफरत और जहर घुल जाएगा, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात उम्मी अब्बो तक पहुँचा दो ताकि वो इसका कोई हल कर सके। या तो इसकी शादी करवा दे, फिर इससे पूछे कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं। रूबीना बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो इसकी बहन वहां पर आ गई और रूबीना ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी, मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गाहो जा रहे थे। मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना, लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का ज़लज़ला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वह बहुत ही खुला सा रास्ता था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़लज़ले की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो ये देखते कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ज़लज़ला बहुत तेज़ था और हमारा बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से इसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट के गिर गया था, लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में रूबीना रहती थी, इसके माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही और वो भी एक हादसे में, जिसके नतीजे में इसे इस दुनिया से जाना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए, तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन ही आज इस दुनिया में ना रही और अजीब सी बेगल सी मुझ गई। इसको जल्दी जल्दी वहां से निकाल कर अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान भी थे और परेशान भी, और हमें पता था कि हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है, मगर रूबीना इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके माँ और बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। इसकी माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि जैसे गहरी बेहोशी में चली गई। अब वह अस्पताल में पड़ी थी और इसका बाप बाकी मामलात संभाल रहा था। उन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वो लोग भी रूबीना को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएंगी, जैसे कि ग़िस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना और फिर वहीं से जनाजा ले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का घर तो टूट चुका था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था ये हम सब सोच भी नहीं सकते थे। रूबीना के चेहरे को ढांपना इसकी एक वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि रूबीना ने खुद कही थी कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे। वो आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी, वो हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे वसूल पूरे करती थी। बरखा भी पहनती, जरबे और दस्ताने भी, चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी ये पर्दे में ही रहती, क्योंकि इसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो इस कम उम्र जवान लड़की जो एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई इसके जनाजे में शामिल भी होना चाहता था और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थी। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फ़ोन कर रहा था, आ नहीं हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों की खातिर में लगी थी, कोई दौर से आता, इसको पानी पिलाती, लेकिन अब मैयत को ग़िस्ल देने का वक्त हो गया था। मैयत को ग़िस्ल देने के लिए रूबीना की एक खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी रूबीना
کی آخری وسعت تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا ہے وہ بھی اتنی کم عمر میں، اس کو وسعت کرنے کی مہلت کب ملی کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وسعت کی کہ یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے۔ خیر میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہ پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہن جیسی بھی تھی اور مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن روبی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا روبی کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسپتال میں بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، اس کی ماں کو اسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ پھٹا ہوا کفن دے دیا، کیونکہ اب کفن بھی کون سے سستے رہ گئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، آخر خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان بھی تھی، رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے ہیں تو کفن پھٹ گیا ہے، بات ہمیں کچھ عجیب لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوگا، آخر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا، کپڑا کمزور ہوگا۔ لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا، کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا کفن منگوا لیا گیا اور ہم لوگ باہر آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کے چلانے کی آواز آئی، وہ پھر سے چیخنے لگی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی ہم لوگوں کو پہلے ہی سامنے کا منظر دکھائی دے دیا تھا۔ کفن کو آگ لگ چکی تھی، کفن ایک سائیڈ سے جل چکا تھا اور ایسا جل گیا تھا کہ اب اس کو پہنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کفن پہنا رہی تھی مگر کفن جل گیا۔ اب اس کی خالہ کی حالت بہت بری تھی، اس کو سانس چاری ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا پھر ہائی ہو گیا ہو۔ وہ بہت ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن آس پاس کہیں کوئی ماچس بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی کہ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پہلے اس کا کفن پھٹ جائے اور پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ روبینہ تو پورے محلے میں اپنے نیک کردار اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس خالہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میں میری ماں آگے بڑھی اور روبینہ کی ایک چاچی بھی ہمارے ساتھ لگی۔ اس نے کہا کہ میں بھی مدد کرتی ہوں۔ مجھے روبینہ نے اس کے چاچی کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اچھی خاتون نہیں ہے، میرے بارے میں الٹی باتیں کرتی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہے، لیکن اس کا بیٹا شرابی ہے، اس لیے میرے باپ نے انکار کیا ہوا ہے۔ مگر فی الحال اس کی چاچی وہ تو بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ خیر ہم نے پھر سے کفن منگوایا، کیونکہ بہت دیر ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، بار بار کفن منگوا رہے تھے۔ میت کو کفن پہنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر سے کفن منگوایا گیا اور اس دفعہ میں نے جو منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن پھر سے پھٹ گیا۔ ایک طرف سے میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، جب اسے دوسری طرف سے ہاتھ میں پکڑا تو میں حیران رہ گئی، وہ بری طریقے سے پھٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ اس کی چاچی کھڑی تھی، ہو سکتا تھا یہ سب کچھ اس کی چاچی نے کیا ہو، اسے مرنے کے بعد بدنام کرنا چاہتی ہو، لیکن بار بار یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے صورتیں پڑھنی شروع کر دیں، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کہ اگر کوئی عذاب
है तो वो खत्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी रूबीना के साथ। ऐसा क्यों हो रहा था? पहले इसकी नादानी, फिर इसकी मौत, और अब ये तरह तरह के तमाशे। मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, इसके साथ इस नहीं होते हैं। ये तो दफन के बाद के मामलात होते हैं। दफनाने के बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। इसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो इस को पता नहीं चलता कि वो मर चुका है। वो वहीं पर फिर रहा होता है, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बुलकेती हुए, परेशान होते हुए सबको देखता है। परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते। वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है पर इन्हें पकड़ नहीं पाता। ये सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब इसको पता चल जाता है कि वो इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो इस वक्त रूबीना भी यहीं कहीं आसपास थी, यानी कि इसकी रूह भी ये सब कुछ देख रही थी। काश के वो बोल कर ये सब जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि रूबीना कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, और वो सब के लिए इबरत का निशान बुनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, ये सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि ये आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि अब लोग 3-4 दफा आ चुके हैं। इस तक भी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चुल्लू मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन ये बाद की बातें थीं। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज दे के मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी माँ भी डरने लगी और इसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर पड़ जाए। माँ ने कहा कि रूबीना मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने उम्मी से गुस्से से कहा, और कहाँ जाएंगे हम, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है, मैं इसको ऐसे हाल में छोड़ कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ के चेहरे हैरानगी और परेशानी थी, वहाँ गुस्सा होने लगी। इसने कहा कि चल यहाँ से, नहीं तो तेरे पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तो देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है, भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी माँ का डर भी जायज था, लेकिन मुझे डर से ज्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद इसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया, झूठ बोला, फिर इसकी चाची ने ये सब कुछ किया, लेकिन अब तो मैं खुद यहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूँ जो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हो सकता है कि बाकी लोगों की इसके साथ कोई दुश्मनी होती, वो रिश्ता मांगते होते, उन लोगों ने रिश्ता ना दिया होता तो वो इसे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते। लेकिन मेरी रूबीना तो एक दोस्त और बहन थी, मुझे तो इसके साथ कोई गलत ये सब कुछ कैसे हो रहा था? रात हो गई तो फैसला किया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया कि मैयत बहुत वक्त तक चारपाई पर पड़े रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपक गई थी, और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहाँ पर सब कुछ बुरे से बुरा क्यों होता जा रहा था? अब तो मेरे दिल में भी सवाल आने लगे। मैंने कहा कि रूबीना, तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया हो रहा है? सब लोग
یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتی تھی، لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یار بنا رکھے ہو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی والی مسجد کے امام اور مفتی صاحب کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہیں آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے، اور وہی دعویٰ کریں گے شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کر دے تو وقتی طور پر وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہو جاتا کہ کسی طرح میت کو دفنا دی جاتا تاکہ روبینہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو قبر تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ گرمی کے موسم میں اچانک سے قبر میں پانی بھرنا شروع ہو گئی اور قبر پانی سے بھر گئی۔ پھر قبر سے بڑی مشکل سے پانی نکالا گیا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ مفتی صاحب کا نام عبدالرحیم تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کو بغل والے گاؤں سے بلا لیا گیا۔ وہ بھی روبینہ کے بارے میں جانتے تھے، اسے وہ اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہی روبینہ کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا، مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی تھی کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں کسی ایسے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور اب لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے جگ دیا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ وہ دعا کرے، انہوں نے دعا ہی کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ اب لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھے اور اس کا ثواب روبینہ کی روح کو بھیجے تاکہ اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا، اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہاں کپڑا میت کے چہرے سے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہ تو روبینہ ہی نہیں تھی، یہ تو روبی تھی، پھر روبینہ کہاں تھی؟ سب حیران رہ گئے۔ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، روبی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، سب نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً اسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر پتہ کرو اور مجھے فون پر بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو روبی نہیں ہے اور روبینہ کی ماں بھی ایڈمٹ نہیں ہے۔ روبینہ کی ماں کا نام نجبو بیوی تھا، انہوں نے کہا کہ نجبو نام کی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا تھا؟ یہ کیا کھیل تھا؟ یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ روبینہ نہیں، یہ روبی تھی، اور یہ سارے عذاب روبی پر آ رہے تھے۔ پھر مجھے روبینہ کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ روبی کچھ بہت برا کر رہی ہے، اور یہ بات امی ابو کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ اگر یہ روبینہ نہیں تھی تو مطلب کہ روبینہ زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا ہے اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کو اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک نہیں دو بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، روبینہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی اس کے نانا کہ یہاں بھجوا دیا تھا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، لیکن روبی کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا کیونکہ وہاں زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ روبی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، ہمیں روبینہ نے بتایا کہ وہاں بہت غلط کام کر رہی ہے، وہاں بہت سے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہی کام کر رہی جو کسی توف خانے میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کام گھر بیٹھ کر کر رہی تھی، اور وہ اس رات بھی اس نے گھر کسی کو بلایا تھا۔
हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पर सिर्फ रूबीना थी। रूबी किसी आदमी को बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रूबीना दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही और रूबी से ये कहती रही कि नहीं करो ऐसे गंदे काम, इस घर को तोफ खाना नहीं बनो, बाज आ जाओ, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो ना मानी, यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज ज़लज़ला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप इसे उठा कर ले गए और हम लोगों ने जब रूबी की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि इस वक्त ही इसका अजाब शुरू हो गया था। इसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये आउट बोला कि ये रूबी नहीं रूबीना है। और रूबीना की मैयत तो हमने पहले ही इसके नानी के घर वाली कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। अभी हम सब पर जो मस्बत आई है, ये मस्बत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। अब अपनी बेटियों को क्या समझते थे, एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर इसकी नेक नीति का क्या फ़ायदा कि वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि इसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ, पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम रूबी को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम रूबीना को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए, किसी तरह से रूबी को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की। मुफ्ती साहिब ने खुद दुआ की और कहा उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। इसके 2 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ रूबीना की कब्र पर गई तो हैरान रह गई। वाकई इसकी कब्र के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि एक जीनाकार लड़की के साथ क्या हुआ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जीना जैसी बुरी आदत से ज़रूर बच्चे। और दोस्तों, अगर आपको वाक़या अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। शुक्रिया।